हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 11 की जियोग्राफी को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 3 है जो हमारा चैप्टर 3 है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कशन करने वाले हैं। जानेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये पृथ्वी की संरचना का चैप्टर का पार्ट 3 है। पहले के 2 पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, तो उसको देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। तो फटाक से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि पृथ्वी की संरचना स्टार्ट होने वाली है जो एक धमाकेदार तरीके से स्टार्ट होगी। आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। चीज़ें सीखने के लिए आज हम पार्ट 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और क्लास एनसीईआरटी क्लास 11 को हम कंप्लीट कर रहे हैं। जियोग्राफी के चैप्टर 3 को। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हो चुका है, जिसको देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाना पड़ेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, जानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी चीज़ें और समझते हैं। सबसे पहला जानेंगे पृथ्वी की संरचना के बारे में। सबसे पहली भाग होती है भूपर्पटी, यानी हमारा जो होता है वो क्रस्ट। यह ठोस पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होता है। जो क्या ठोस पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होता है। यह क्या होता है, यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। यह बहुत भंगुर होता है, यानी यह कैसा भाग होता है, यह बहुत भंगुर होता है। कैसा भाग होता है, यह बहुत भंगुर होता है। तो जो हमारी भूपर्पटी है वह ही बहुत जो भूपर्पटी वो हमारी बहुत भंगुर है। यह जल्दी टूटने की प्रवृत्ति है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। तो जो भूपर्पटी की मोटाई होती है वह महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये है, देखिए हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी पर ये है हमारी पृथ्वी के लेयर्स। जो सबसे ऊपरी भाग होता है ये कहलाएगा आपका भूपर्पटी। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका भूपर्पटी कहलाएगा। आगे बढ़े, फिर आगे आती है बात महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी होती है, 30 किलोमीटर तक होती है। कितनी होती है, 30 किलोमीटर तक होती है। यह पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक होती है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर होती है। यह भूपर्पटी भारी चट्टानों से बना और इनका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। महासागरों के नीचे इनका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो ये थी बात हमारी भूपर्पटी के बारे में। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। और ये थी हमारी बात जो थी भूपर्पटी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं किसके बारे में, मेंटल के बारे में। मेंटल, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये जो वीडियो चल रहा है इसमें क्रस्ट यानी भूपर्पटी, ये सेकंड लेयर जो है यह है मेंटल, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो समझ में आया आपको कि हमारा जो ऊपरी भाग है कौन सा कहलाएगा, ये क्रस्ट कहलाया। फिर अब हम पढ़ रहे हैं मेंटल के बारे में। तो हम पढ़ेंगे आज मेंटल के बारे में। भूपर्पटी में पृथ्वी के नीचे भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। के नीचे का भाग मेंटल कहलाएगा, ये भूपर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे भूपर्पटी है ये है भूपर्पटी और इसके नीचे का भाग हमें मेंटल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। ये आरंभ होकर यह मोह अशांत से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। तो ये कितने किलोमीटर तक गहराई तक, 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है। मेंटल की ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहेंगे। एथनोस्फीयर कहेंगे। एस्थनो का मतलब होता है दुर्बलता। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचा है उसका मुख्य स्रोत भी यही होता है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत भी यही होता है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक होता है। तो इसका जो घनत्व होता है वो भूपर्पटी के चट्टानों से अलग होता है, अर्थात कितना होता है, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। भूपर्पटी एवं मंडल के ऊपरी भाग को मिलाकर स्थल मंडल को कहा जाता है। तो जो भूपर्पटी और मेंटल होता है उसके ऊपरी भाग को मिला के हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। और इस स्थल मंडल की जो मोटाई होती है वो 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है,
समझ में आया। निचले मंडल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद यह ठोस अवस्था में रहता है। तो निचले मंडल का जो विस्तार होता है यह समाप्त हो जाने के बाद ठोस अवस्था में तो रहता है। तो ये थी बात हमारे मेंटल की। मेंटल के बारे में आपको सारी मैंने बातें समझा दी। तो मेंटल के बारे में ये मेंटल था, ये है मेंटल के बारे में मैंने सारी बातें आपको समझा दी। तो कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए मेंटल के बारे में। भू परपटी के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भू परपटी मैंने समझा दिया। अब बारी आती है क्रोड की। किसकी बारी आती है? क्रोड की। अब बारी आती है क्रोड की। हम अब पढ़ेंगे क्रोड के बारे में। तो क्रोड आपने जाना, तो ये है सेंटर भाग जिसे हम कहेंगे क्रोड। ये थी भू परपटी, ये था मेंटल, ये है क्रोड। ठीक है, जैसा कि पहले इंगित किया जा चुका है, भूकंपी तरंगों का वेग पृथ्वी के क्रोड के समझने में सहायता है। क्रोड व मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई तक है। बाह्य क्रोड यानी आउटर क्रोड, बाह्य क्रोड आपको दिखेगा, ये है आउटर क्रोड। ठीक है, ये और जो ऑरेंज वाला भाग है ये आउटर क्रोड कहलाएगा। तो जो बाह्य वाला क्रोड होता है वो तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस में। तो ये जो भाग है ऑरेंज वाला पोर्शन यह तरल रूप में होता है, और ये जो येलो वाला क्रोड है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र पर 6300 किलोमीटर गहराई तक तथा घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इससे यह पता चलता है इस क्रोड पर भारी मात्रा में जो खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज? निकिल और लोहे पाया जाता है, जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? सम्मिलित रूप से नीफे कहेंगे। जिसको सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? नीफे कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? नीफे कहा जाता है। तो ये था क्रोड के बारे में। क्रोड के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई। अब बात करते हैं ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप के बारे में। ज्वालामुखी, मैंने पिछले चैप्टर में भी इस ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ने के लिए कहा था और देखने के लिए कहा था पिछले पार्ट में। तो क्या आप सभी लोगों ने देखा? अगर नहीं देखा तो अभी भी आप लोग देख लीजिए। ज्वालामुखी किस प्रकार से निकलती है आप देखेंगे, किस प्रकार से ऐसा कोन जैसा फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद गर्म जो लावा के रूप में यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, ये गर्म लावा निकले। तो ये है ज्वालामुखी के बारे में। आपने ज्वालामुखी के चित्र को देखे ही होंगे, नहीं देखा तो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, उसको देख लीजिए। ठीक है, ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से क्या निकलता है? गैसें। ये क्या निकल रही है? गैसें निकल रही है, राख निकल रहा है, तरल निकल रहा है, चट्टानी पदार्थ निकल रहे हैं, लावा निकल रहा है पृथ्वी के, और निकल कर पृथ्वी के धरातल पर पहुँच रहे हैं। कैसे? ऐसे निकल के पृथ्वी के धरातल पर पहुँच रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यदि वह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आ गया हो या अभी निकल रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तरल चट्टानी पदार्थ बहुत दुर्बलता से मंडल के धरातल पर पहुंचता है। जब तक यहाँ पदार्थ मंडल के ऊपरी भाग में है इसे मैग्मा कहते हैं। तो एक ध्यान देने वाली बात है कि जब जो तरल पदार्थ होता है वह किसके ऊपर होता है? ये जब वो तरल पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग पर होता है तो इसे मैग्मा कहते हैं। जब ये भूपटल के ऊपरी भाग पर धरातल पहुंचता है तब इसे लावा कहा जाता है। तो समझ में आया मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है। तो सभी लोग नोट डाउन करें, मैग्मा के बारे में लिखना है आपको और लावा के बारे में लिखना है। ठीक है, वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है, लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण जैसी, मैंने बताया आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। ये देखिए इस प्रकार से धूलकण, जलवाष्प, जो तरल पदार्थ होते हैं, इस प्रकार से सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसमें से नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन व हाइड्रोजन और आर्गन गैसें भी निकलती हैं। तो क्या क्या निकलते हैं? नाइट्रोजन यौगिक निकलते हैं, सल्फर यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन भी निकलते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति धरातल पर विकसित आकृतियों का आधार पर ज्वालामुखी विकृत किया गया कुछ निम्न प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शील्ड ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। शील्ड ज्वालामुखी क्या होती है? शील्ड ज्वालामुखी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे।
बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी सबसे अच्छे विशाल होते हैं। जो शील्ड ज्वालामुखी होते हैं वो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उनमें सबसे विशाल होते हैं। तो समझ में आई बात। जो शील्ड ज्वालामुखी होती है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उनमें सबसे विशाल होती है। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़े। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। तो जो शील्ड ज्वालामुखी के उदाहरण है वह सबसे अच्छे किसके उदाहरण है? हवाई द्वीप में जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसके उदाहरण है। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट में निर्मित होते हैं। तो ये ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ निर्मित होते हैं? बेसाल्ट में निर्मित होते हैं, जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जो कैसे बनते हैं? तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। तो देख लीजिए यह लावा उद्गार होते समय कितना तरल है कि ऐसा लग रहा है कि पानी की तरह यह बह रहा है। तो यह लावा उद्गार होते समय बहुत तरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखी का ढलाव तीव्र नहीं होता है। यदि किसी तरह निकास या नालिका से पानी के भीतर चला जाए तो ये ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं। अन्यथा कम विस्फोटक होना भी इनकी विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है और निकास पर एक शंकु कोर बनाता है। कैसा बनाएगा? एक शंकु के समान कोर बनाता है। एक शंकु के समान कोर बनाएगा। एक शंकु के समान कोर बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से शंकु के समान कोर बनाता है जो सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। जो क्या होता है? सिंडर शंकु के रूप में विकसित होता है। तो ये थी बात शील्ड ज्वालामुखी की। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्रित ज्वालामुखी की। मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं क्या होती है। इन ज्वालामुखियों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे श्यान यानी चिपचिपा लावा उद्गार होता है। ये प्रायः ज्वालामुखी बहुत ही भीषण होते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर उठ रहा है। ये ज्वालामुखी बहुत भीषण होते हैं। इनमें लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलन खंड जीर्ण पदार्थ राख और धरातल पर पहुंचते हैं। यह पदार्थ निकलकर निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा होते हैं, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, जिनके जमाव कैसे देखे जाते हैं? मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में देखे जाते हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी कुंड की। ज्वालामुखी कुंड पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोट इसी ज्वालामुखी कुंड टाइप में होते हैं। आमतौर पर इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनने की बजाय नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंस गर्द लावा के गिरने से ज्वालामुखी केंद्र जो होता है वह ज्वालामुखी कुंड जो होता है वह किसके समान दिखने लगता है? वह इनके समान कुंड के समान बन जाता है। इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार न केवल विशाल होते हैं, इनमें बहुत पास स्थित इनके द्वारा निर्मित जो पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह भी प्रतीत होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये देखिए आपके स्क्रीन पर जो फिगर है वो इसी को दर्शा रहा है। अब जानते हैं बेसाल्ट प्रवाह के चट्टान को। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। ये ज्वालामुखी क्या करते हैं? अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं। बेसाल्ट प्रवाह के जो ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं जो बहुत दूर तक निकल के बहते हैं। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं। ठीक है, 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। कई बार अकेला प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र का पठार ज़्यादातर भाग पाया जाता है, वह बृहद बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि आज की अपेक्षा आरंभ में एक अधिक बृहद क्षेत्र इस प्रवाह से ढका गया था। अब बात आती है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी की बात करें तो इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 7000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो महासागरीय बेसिनों में फैली है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता रहा है। इसके अगले अध्याय में हम इसके बारे में कटक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक आपको एक्टिविटी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये एक्टिविटी आपको घर पर करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इस एक्टिविटी को आप घर पे पढ़िएगा और खुद से रीडिंग करिएगा। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, इसको आप घर पे पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा और एक्टिविटी को फॉलो करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ज्वालामुखी स्थलकृतियाँ की बात करते हैं। ज्वालामुखी स्थलकृतियाँ जिसमें अंतर्वेदी आकृतियाँ पहले नंबर पे आता है। अंतर्वेदी ये है ज्वालामुखी, आप देख रहे होंगे, ये है मेंटर, ये है भूपर्पटी और किस प्रकार से मैग्मा नीचे की परत में जमी होती है और एक निकासी नली के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार यानी उद्गार को हम क्रैटर कहते हैं और ये है निकास नली और गैस व राखें निकलती हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में समझ में आया। ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकलता है ना, हमने यहाँ पे देखा उद्गार से ये लावा निकल रहा है। ये देखिए लावा किस प्रकार से निकल रहा है। लावा का यह जमाव या जो धरातल पर पहुंचकर होता है, यह धरातल पर पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे सैलों में परतों के रूप में जमा होता है, यानी यहाँ पर परतों के रूप में जमा होता है। ठीक है, लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें आग्नेय शैलों का वर्गीकरण में ज्वालामुखी आग्नेय शैलें होती हैं। जो लावा धरातल पर पहुंचने पर ठंडा होता है उसे आग्नेय ज्वालामुखी शैल कहेंगे। और जो पाताली शैलें जो लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाती हैं, धरातल के नीचे ही ठंडा होकर यहाँ पर जम जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, पाताली शैल कहेंगे। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियाँ बनती हैं। इन आकृतियों को आज हम देखेंगे और सीखेंगे। उन आकृतियों में सबसे पहले आती है बैकुलित। बैकुलित क्या होता है समझेंगे। यदि मैग्मा का बड़ा आकार पिंड भूपर्पटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो एक गुंबद का आकार विकसित कर लेता है। गुंबद यानी कुछ इस प्रकार का विकसित कर लेता है। गुंबद का आकार कुछ इस प्रकार से विकसित करेगा। ठीक है, एक गुंबद का आकार विकसित करेगा। आच्छादन प्रक्रियाओं द्वारा उनके ऊपरी जो पदार्थ के हट जाने का धरातल पर प्रकट होते हैं। आच्छादन यानी जैसे कि ये आपका गुंबद के रूप में जमा हुआ और यहाँ पे ढेर सारी मिट्टी जम गई और जब भी बारिश हुई तो यहाँ की जो मिट्टी है वह बह गई, या तेज हवा चली तो यहाँ की जो मिट्टी है वह बह जाएगी, तो इसे हम आच्छादन क्रिया कहेंगे। तो जब आच्छादन होता है तो ऊपरी पदार्थ जो होता है वह हट जाता है, धरातल पर प्रकट होने लगते हैं और जो गुंबद के समान संरचना होती है वह धरातल पर ऐसे ऐसे दिखने लगती है। ठीक है, और कभी कभी इनकी गहराई किलोमीटर तक हो जाती है। ये ग्रेनाइट के बने होते हैं। किसके? ग्रेनाइट के बने होते हैं, पिंड होते हैं। इन्हें बैकोलिथ कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ये गुंबद रूपी संरचना को क्या कहते हैं? बैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, बैकोलिथ कहेंगे, जो मैग्मा भंडार के जमे हुए भाग होते हैं। नेक्स्ट आता है लेपोलिथ। लेपोलिथ आगे पढ़ेंगे। लेकोलिथ के बारे में बात करते हैं। ये गुंबद विशाल अंतर्वेदी चट्टान है जिसका तल कैसा होता है? समतल व एक पाइप रूपी वाहक के रूप में होता है, यानी समतल और एक पाइप रूपी वाहक के रूप में होता है। ठीक है, इनकी आवृत्ति धरातल पर पाए जाने मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। इनकी जो आकृति होती है वह कैसे दिखती है? मिश्रित ज्वालामुखी के समान दिखती है। ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी के समान दिखती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है और लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की आकृति ऐसी गुंबद पहाड़ी में बनी है। इनमें अधिकतर आपादित हो चुके हैं, धरातल पर देखी जा सकी। ये लेकोलिथ और बैकोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। तो जो कर्नाटक की ग्रेनाइट से बनी चट्टानों की गुंबद और पहाड़ियाँ होती हैं, यह लेकोलिथ और बैकोलिथ का अच्छा उदाहरण मानी जाती हैं। तो सभी लोग अब क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है कि लेकोलिथ और बैकोलिथ में आप अंतर स्पष्ट करिए और उसका एक उदाहरण भी दीजिए। क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लेपोलिथ, फैकोलिथ और सील की। किसकी? लेपोलिथ, फैकोलिथ और सील की। ऊपर उठते हुए लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने के कारण कमजोर धरातल पर चला जाता है। यहाँ अलग अलग आकृतियाँ जम जाती हैं। यह तस्तरी समान आकृति जम जाए तो इसे लेपोलिथ कहते हैं। तस्तरी यानी जैसे आपके घर में प्लेट देखा है, प्लेट कैसी होती है? ऐसी होती है ना प्लेट। तो ये तस्तरी नुमा जो भाग जम जाता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे लेपोलिथ कहेंगे। ठीक है,
कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अभिनति के तल के पर लावा का जमाव पाया जाता है। ये कैसा होता है? परतनुमा लेयर्स में होता है या फिर लहरदार चट्टानों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये ऐसी लहरदार चट्टानें पाई जाती हैं। के नीचे मैग्मा वाहक नली में मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैकोलिथ में विकसित होते हैं और इसी को हम कहते हैं फैकोलिथ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? फिर आता है बात अंतर्वेदी चट्टानों के 36 तल के में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या शीट कहलाता है। तो 36 रूप में ऐसा चादर या शीट कहलाएगा। ठीक है, जब मैग्मा ऐसे परत में जम जाती है तो इसे सील या शीट कहते हैं। जमाव की मोटाई के आधार पर विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव के शीट को घने वाली मोटाई को शीट कहते हैं। जो कम मोटाई के होते हैं, जो ऐसा होता है सिंपल, उसे शीट कहेंगे। और जो घने होगा यानी जो इस प्रकार से होगा, इसे क्या कहेंगे? इसे सील कहेंगे। अब बात करते हैं डाइक की। डाइक क्या होता है? जब लावा का प्रवाह दरारों के में धरातल से लगभग समकोण पर होता है। ठीक है, कैसा होता है? समकोण पर होता है। और अगर इसी अवस्था में ठंडा हो जाए और एक दीवार की भांति बन जाए तो इस संरचना को हम क्या कहेंगे? डाइक कहेंगे। पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाने वाली अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की आकृति बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने डक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार वाहक समझी जाती हैं। तो कैसा लगा बच्चों आप सभी को ये वीडियो? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। रिवीजन करते रहिएगा। इस चैप्टर को आप पूरे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 2 पार्ट हो चुके हैं, उनको अच्छे से पढ़िएगा। सभी वीडियोस को आप देखिएगा, उसके बाद आप रीडिंग